भारतीय वित्तीय प्रणाली, भारतीय वित्तीय प्रणाली, या इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं इंडियन फाइनेंस सिस्टम। ठीक है, तो ये नया चैप्टर है जिसका नाम है भारतीय वित्तीय प्रणाली या इंडियन फाइनेंस सिस्टम है। ठीक है, देखते हैं कहाँ तक आज इस पर चर्चा हो पाती है। और ये इसके भी हम आपको PDF नोट्स या फोटोज वगैरह जो भी होगा वही भेजेंगे। लिखना घर में आपकी जिम्मेदारी है, मैं बस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देखो वित्तीय प्रणाली से मतलब क्या होता है, फाइनेंस सिस्टम कहते किसको हैं। देखना, फाइनेंस सिस्टम किसको कहते हैं। फाइनेंस सिस्टम दरअसल क्या होता है, एक सेट है। फाइनेंस सिस्टम को कहा जाता है कि ये एक सेट है। और सेट का मतलब क्या हो गया, एक हम कहते हैं ना कि भाई एक पैकेज, एक पैकेट, एक पैकेज है, ये एक सेट है। लेकिन ये सेट किसका है, इस सेट की जब भी हम बात करेंगे हम कहते हैं कि ये एक सेट है। लेकिन सेट किसका है, ये तीन चीज़ों से मिलकर के इस सेट का निर्माण हुआ है। एक हम कहते हैं कि ये वित्त बाजार एक क्या है, विलेखों का या विलेख, विलेख हो गया। विलेख को अंग्रेजी में कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। क्या कहते हैं इनको, इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट विलेख हो गए। इसके अलावा संस्थाएं हो गई, संस्थाओं यानी अंग्रेजी में कहेंगे इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन। और इसके अलावा बाजार, और बाजार को अंग्रेजी में कहते हैं मार्केट। क्या कहते हैं, मार्केट। तो वित्त बाजार विलेख हो गया, संस्थाओं हो गया, और बाजारों का एक ऐसा सेट होता है जो फंड आधिक्य वाले क्षेत्र से फंड को निकाल करके उस क्षेत्र की ओर गतिशील करता है जहां पर फंड की कमी होती है। मैंने कहा कि वित्त बाजार, फाइनेंस मार्केट का काम, फाइनेंस मार्केट क्या है, फाइनेंस मार्केट विलेख हो गया, संस्थाओं हो गया और बाजारों का एक कॉम्बो है, एक पैक है, एक सेट है। और इस सेट का काम क्या होता है, जहां पर फंड अधिक है, जहां फंड की मात्रा अधिक है, जहां फंड आधिक्य की स्थिति है, वहां से फंड को निकाल देता है। फंड को निकालकर उस क्षेत्र की ओर गतिशील करता है, उस क्षेत्र की ओर लेकर जाता है, उस क्षेत्र की ओर गतिशील करता है जहां पर फंड की कमी होती है, जहां पर क्या है, फंड की कमी है। आई मेरी बात समझ में। इस सेट का काम क्या है कि जिस क्षेत्र में फंड की आधिक्य है, फंड का मतलब क्या होता है, जहां पर मोटे तौर पर जहां पर पैसा ज़्यादा है, जहां पर फंड ज़्यादा है, जहां पर पैसा ज़्यादा है, वहां से फंड को निकाल देता है और उस फंड उस ओर ले जाता है जहां पर क्या है, पैसे की कमी है, जहां पैसा कम है उस क्षेत्र की ओर गतिशील करता है, ताकि उस फंड का अधिकतम उपयोग हो सके, उस फंड का कुशलतम उपयोग हो सके और उस फंड का अनुकूलतम उपयोग हो सके। क्या कहा मैंने कि भाई वित्त बाजार विलेख, संस्थाओं और बाजारों का एक ऐसा सेट है जो क्या करता है, फंड आधिक्य वाले क्षेत्र से फंड को निकाल करके उस क्षेत्र की ओर गतिशील करता है जहां पर फंड की कमी है। यानी पैसा, जिस क्षेत्र में ज़्यादा पैसा है वहाँ से पैसा निकाल करके उस क्षेत्र की ओर गतिशील करेगा जहाँ पर पैसा क्या होगा, कम होगा, ताकि उस पैसे का अधिकतम उपयोग कैसे हो सके, ताकि उस पैसे का अनुकूलतम उपयोग कैसे हो सके, ताकि उस पैसे का व्यवस्थित उपयोग कैसे हो सके, उसका अनुकूलतम उपयोग करना है।
उसका अधिकतम उपयोग करना है, उसका व्यवस्थित बिल्कुल सही उपयोग करना है। और याद रखना है कि फंड आधिक्य वाला जो क्षेत्र है, ये हमेशा फंड आधिक्य वाला क्षेत्र कौन सा होता है, जहां पर हमेशा बचत ज़्यादा होती है, जहां सेविंग ज़्यादा होगी वही फंड आधिक्य वाला क्षेत्र होगा। फंड कमी वाला क्षेत्र कौन सा होता है, पैसा कम क्षेत्र कहाँ पे होता है, जहां पे निवेश होता है वहां पे हमेशा पैसा कम होता है, ठीक है ना। जहां पर निवेश होता है वहां हमेशा पैसे की कमी होती है, और जहां पे क्या होगा, बचत होगी, वहां पे हमेशा क्या होगा, फंड ज़्यादा होगा। इसलिए बचत का जो सेक्टर होता है ये हमेशा घरेलू क्षेत्र होता है। बचत क्षेत्र कौन सा होता है, हमेशा घरेलू क्षेत्र होता है। और निवेश वाला क्षेत्र कौन सा होता है, निवेश वाला क्षेत्र होता है सार्वजनिक निगम क्या होते हैं, निवेश वाले क्षेत्र होते हैं। जितना भी कॉरपोरेट सेक्टर है ये सारा का सारा क्या होता है, निवेश वाला क्षेत्र होता है। सार्वजनिक निगम और कॉरपोरेट सेक्टर यानी कंपनियां जो हमारे सामने बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो क्या होती है, निवेश वाला क्षेत्र होते हैं, वहां पर पैसे की कमी होती है। वो जिनके बाद जितना भी पैसा आता है वो खर्च नहीं करते हैं, निवेश करते हैं। और घरेलू सेक्टर के जो लोग होते हैं वो सारा का सारा पैसा कमाने के बाद उसको बचा लेते हैं। तो वित्त बाजार का काम क्या है, वित्त बाजार क्या करता है, घरेलू क्षेत्र की बचत को निकालता है और उस बचत को कहां तक, उस बचत को सार्वजनिक क्षेत्र, निगम या कॉरपोरेट सेक्टर तक पहुंचाने का काम करता है। लिखा तो यही है ना कि भाई वित्त बाजार विलेख संस्थाओं और बाजारों का एक ऐसा सेट है जो फंड आधिक्य वाले क्षेत्र से फंड को निकालकर उस क्षेत्र की ओर गतिशील करता है जहां पर फंड की कमी है। और मैंने कहा फंड आधिक्य वाला क्षेत्र हमेशा कौन होता है, घरेलू क्षेत्र होता है। यानी वित्त बाजार क्या कर रहा है, घरेलू क्षेत्र की बचत को निकालकर उस क्षेत्र की ओर गतिशील करता है जहां पर फंड की कमी है। और फंड की कमी वाला क्षेत्र कौन सा है, सार्वजनिक निगम, कॉरपोरेट सेक्टर, कंपनीज, ये क्या है, फंड की कमी वाली क्षेत्र हैं। तो यहाँ की बचत को यहाँ लेकर के जाता है ताकि इस बचत का अधिकतम और कुशलतम उपयोग हो सके। जैसा हम देखते हैं कि घरेलू क्षेत्र में, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आप जाओगे तो ग्रामीण क्षेत्र में एक एग्जाम्पल के तरीके से समझ लीजिए कि ये होता कैसे है। जैसे मान लीजिए कि ग्रामीण क्षेत्र में हम रहते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में क्या है कि भाई एक व्यक्ति है जो अपने एक भैंस पालता है। सपोज अज्यूम कर लीजिए कि हम गांव में हैं और गांव में हमारी एक भैंस है, ठीक है ना, भैंसिया नहीं, वो जो वहाँ वाला कौन सा, वो कपिल शर्मा वाला का साथ में क्या है, बच्चा यादव, वो कहते ना हमारी भैंसिया, कहता है भैंसिया नहीं, भैंस। यूपी बिहार में नहीं हो तुम, उत्तराखंड में हो। एक भैंस है सपोज मान लीजिए। ये व्यक्ति क्या करता है, हर माह दूध बेचता है, अपने भैंस से दूध दोता है और दूध बेच करके ये व्यक्ति हर माह सपोज मान लीजिए कि 5,000 या 10,000 रुपये हर माह बचा लेता है। ठीक, तो ये इस 10,000 की बचत को कहाँ लेकर के जाता है, खर्च तो ये करता नहीं है, निवेश भी ये करता नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति इस पैसे को हमेशा कहाँ पे लेके जाता है, एक बैंक के पास। अपना इसका बैंक में एक खाता होता है और अपने बैंक खाते में क्या कर लेगा, इस पैसे को जमा कर लेगा। अब इस बैंक के पास क्या आएंगे कि कुछ विजय माल्या टाइप के इन्वेस्टर भी आते हैं। इन्वेस्टर अलग अलग टाइप के आते हैं। कुछ कंपनीज आती हैं जो कहती हैं कि हमें क्या चाहिए, फंड चाहिए। तो सपोज मान लीजिए कि टाटा ने अपना क्या करना है, कोई नया प्लांट लगाना है, तो इसको फंड चाहिए, तो ये किसके पास आएगा, बैंक के पास आएगा। और बैंक इसी जमा फंड को इसको किसके रूप में दे देगा, लोन के रूप में दे देगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो, लेकिन टाटा इसको लोन के, टाटा बैंक इसको लोन के रूप में ये फंड जमा क्यों देगा, बदले में टाटा इसके पास कुछ क्या रखेगा, सिक्योरिटी रखेगा। ऐसे नहीं कि आप टाटा लेने गया लोन और बिना सिक्योरिटी के ही टाटा को लोन मिल गया, नहीं, लोन के तभी मिलेगा जब टाटा क्या करेगा, सिक्योरिटी जमा करेगा।
ठीक है। अब देखो ये तीनों चीज़ें मिल रही हैं, ध्यान दोगे तो समझ आएगा, ध्यान नहीं दोगे तो कुछ नहीं आएगा समझ, फिर रघुराम राजन ही क्यों ना आ जाए, ठीक है ना। इसलिए ध्यान दोगे तो समझ आएगा। देखना, हमने कहा कि ये विलेखों का एक ऐसा सेट है, विलेख यानी टाटा अगर इस बैंक के पास लोन लेने के लिए गया और बैंक ने इसको क्या कर दिया कि लोन दिया, तो किसके आधार पर दिया, सिक्योरिटी के आधार पर दिया। तो जो ये सिक्योरिटी होती है इसी को विलेख कहते हैं। सिक्योरिटी के रूप में जो कुछ भी दिया जाता है उसको विलेख कहते हैं, उसको इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ठीक। दूसरी बात, संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, तो ये इंस्टीट्यूशंस कौन सा हो गया, यहाँ पे बैंक हो गया। बैंक के पास घरेलू क्षेत्र की बचत आ रही है और बैंक के माध्यम से ही सार्वजनिक क्षेत्र या कॉरपोरेट सेक्टर को क्या मिल रहा है, लोन मिल रहा है। फंड यहाँ से, फंड घरेलू क्षेत्र का फंड बैंक के पास आ रहा है और बैंक के माध्यम से ही ये फंड कॉरपोरेट सेक्टर और सार्वजनिक निगम तक जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो बैंक है ये क्या हो गया है, संस्था हो गई है। और बाजार उसको कहते हैं जहां पर क्रेता और विक्रेता होते हैं, उसको बाजार कहते हैं। एक बेचने वाला होगा, एक खरीदने वाला होता है, वो हर क्या है, बाजार है। तो क्रेता कौन है, क्रेता है टाटा, और विक्रेता कौन है, विक्रेता है बैंक। हाँ या ना। तो इसका मतलब ये क्या है, एक बाजार है। इसका मतलब ये क्या है, एक बाजार है। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, देखो इसके माध्यम से हमें ये पता चल रहा है कि भाई ये क्या है कि ये वित्त बाजार का मतलब या वित्तीय प्रणाली का मतलब ये संस्थाओं, विलेखों और बाजारों का एक ऐसा सेट है जो फंड आधिक्य वाले क्षेत्र से फंड को निकालकर उस क्षेत्र की ओर गतिशील करता है जहां पर फंड की कमी है, ताकि उस फंड का अधिकतम और कुशलतम उपयोग हो सके। और फंड आधिक्य वाला क्षेत्र हमेशा कौन सा क्षेत्र होगा, जो बचत का क्षेत्र होगा। और बचत हमेशा कहाँ पे होती है, घरेलू क्षेत्र में होगी। फंड की कमी वाला क्षेत्र कौन सा होगा, कॉरपोरेट, जहाँ पे निवेश होता है। और निवेश हमेशा कहाँ पे होता है, सार्वजनिक निगमों में होता है, कॉरपोरेट सेक्टर में होता है, कंपनियों में क्या होता है, हमेशा ये निवेश होता है। इतनी बात समझ आ गई कि वित्त प्रणाली किसको कहते हैं और वित्त प्रणाली का काम क्या है, फाइनेंस मार्केट का काम क्या है। फंड आधिक्य वाले क्षेत्र से फंड को निकालकर उस क्षेत्र की ओर गतिशील करना जहां फंड की कमी है, ये उसका काम है। और कहते किसको हैं कि विलेख संस्थाओं और बाजारों का सेट को ही क्या कहा जाता है, सेट को ही क्या कहा जाता है, वित्तीय प्रणाली या वित्त बाजार कहते हैं। सुगम बता भाई, वित्त बाजार किसको कहते हैं, फाइनेंस मार्केट किसको कहा जाता है, वित्त बाजार किसको कहा जाता है, जो क्या होता है, आशीष वित्त बाजार किसको कहते हैं। हाँ, किस चीज़ का सेट है ये, हाँ कौन सी तीन चीज़ें हैं, नाम तो बता। हाँ, इंस्ट्रूमेंट, इंस्टीट्यूशंस और मार्केट का क्या है, सेट है, उसी को वित्त बाजार कहते हैं। राकेश, वित्त बाजार काम क्या करता है, फाइनेंस मार्केट का काम क्या है। फंड आधिक्य वाले क्षेत्र से फंड को निकालकर उस क्षेत्र की ओर गतिशील करता है जहां पे फंड की कमी होती है। हाँ भाई, फंड आधिक्य वाले क्षेत्र कौन सा है, आगे से नवीन, फंड आधिक्य वाला क्षेत्र कौन सा होता है, कहाँ पे होती है बचत ज़्यादा, घरेलू क्षेत्र में बचत ज़्यादा होती है। हाँ भाई, आप बताओ कि फंड कमी वाला क्षेत्र कौन सा होता है, सार्वजनिक क्षेत्र और निगम क्या होते हैं, फंड कमी वाले क्षेत्र होते हैं। तो बताइए फंड कमी वाला क्षेत्र कौन सा है, सार्वजनिक क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र हो गया, निगम हो गया, कंपनियां हो गई, ये सब क्या होती हैं, ये सब बचत, ये सब कौन से क्षेत्र हैं। हाँ,
चलिए ठीक है, अब देखते हैं प्रकार की बात करते हैं कि वित्त बाजार के कितने अंग होते हैं या वित्त बाजार के कितने भाग हैं। तो प्रकार की जगह लिख लेते हैं इसके भाग। ठीक है, देखो वित्त बाजार के दो भाग हैं, ठीक है ना। तो दो भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग इसको कहा जाता है मुद्रा बाजार। वित्त बाजार का जो पहला भाग है इसको क्या कहा जाता है? मुद्रा बाजार कहा जाता है। वित्त बाजार का जो दूसरा भाग है इसको कहा जाता है ये पूंजी बाजार है। इसके दूसरे भाग को क्या कहा जाएगा? पूंजी बाजार। दो भाग हैं वित्त बाजार के, एक है मुद्रा बाजार और दूसरा है कौन सा? पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, मुद्रा बाजार एक ऐसा बाजार है, एक ऐसा बाजार है जहां पर प्रतिभूतियां अल्प अवधि के लिए ही बिकने के लिए आती हैं। जहां पर क्या होता है? सिक्योरिटी अल्प अवधि के लिए बिकने के लिए ही आती हैं, प्रतिभूतियां कम समय के लिए बिकने के लिए आती हैं। क्या कहा हमने? कि मुद्रा बाजार वह बाजार है जहां पर सिंपल सी बात, ऋण की खरीद फरोख्त, ऋण एक साल या उससे कम अवधि के लिए लिया दिया जाता है। एक साल या उससे कम अवधि के लिए, उससे कम अवधि के लिए लिया दिया जाता है। उससे कम अवधि के लिए क्या किया जाएगा? अवधि के लिए लिया व दिया जाता है, दिया जाता है। मुद्रा बाजार ऐसा बाजार होता है जहां पे ऋण एक साल या उससे कम अवधि के लिए लिया और दिया जाएगा। फंड लेने और देने का जो प्रोसेस है वो सिर्फ कितने टाइम तक के लिए है? एक साल तक के लिए है। पूछा जाता है एग्जाम में सवाल, कितने टाइम तक के लिए ऋण लिया और दिया जाएगा? एक साल तक के लिए। एक साल से अधिक का ऋण इस बाजार में नहीं लिया दिया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता है? एक साल से अधिक का ऋण इस बाजार में नहीं लिया दिया जा सकता है। यदि एक साल का ऋण चाहिए तो मुद्रा बाजार में, 6 महीने का ऋण चाहिए तो मुद्रा बाजार से मिलेगा, 3 महीने का ऋण चाहिए मुद्रा बाजार से मिलेगा, 1 महीने का ऋण चाहिए मुद्रा बाजार से। और अगर इससे अधिक का ऋण चाहिए तो फिर कहाँ जाना पड़ेगा? पूंजी बाजार का। यानी ये अल्प अवधि का फंड बाजार है, कह सकते हैं इसको। ये क्या है? अल्प अवधि का फंड बाजार है। ये अल्प अवधि का क्या होता है? फंड बाजार है। अल्प अवधि का फंड बाजार है, हाँ या ना? एक साल से कम अवधि के लिए अगर ऋण चाहिए तो कहाँ से मिलेगा? मुद्रा बाजार, यानी अल्प अवधि का क्या है? फंड बाजार है। इसलिए इस बाजार में जो भी सिक्योरिटी आएगी, इस बाजार में जो भी सिक्योरिटी आएगी वो केवल एक साल की अवधि तक के लिए ही बिकेगी। कितने साल की अवधि तक के लिए बिकेगी? एक साल की अवधि तक। क्योंकि जो ऋण देगा आपको वो आपके मुंह को देख करके नहीं देगा, आपकी शक्ल को देख करके ऋण नहीं देगा, हाँ है ना? या शक्ल को देख के ऋण देखेगा। लड़कियों के केस में हो जाता है, थोड़ी सुंदर सी लड़की देखी जाए, चलो दे देते हैं, आदमी फिसल गया, फिसलना ही कहता है ना, हैं? पिघल गया या फिसल गया, स्लिप हो गया, ऐसा होता है। हाँ भाई, सुगम सख्त लौंडा है, सख्त से भी सख्त है। अरे वाह, सही कहा यार। नवीन को पूछ लो, इसको बहुत एक्सपीरियंस है। चलिए ठीक है। तो जो भी आपको ऋण देगा या जिसको भी आप ऋण दोगे, आप उसकी शक्ल को देख करके नहीं करोगे। बैंक किसी की शक्ल देख करके उसको ऋण नहीं देगा।
आप किसी से ऋण लेने जाओगे तो वो आपकी शक्ल को देख करके नहीं देगा ऋण, बल्कि आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। यानी वो सिक्योरिटी जब आप बेचोगे तभी आपको ऋण मिलेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? जब वो सिक्योरिटी आप बेचोगे तभी आपको क्या मिलेगा? ऋण मिलेगा। और इस बाजार में जो भी सिक्योरिटी बिकेगी वो अधिकतम कितने समय तक के लिए बिकेगी? 1 साल तक के लिए ही बिकेगी, या 1 साल से कम अवधि के लिए ही बिकेगी। 1 साल से अधिक अवधि के लिए इस बाजार में सिक्योरिटी नहीं बिकती है, क्योंकि ये अल्प अवधि का फंड बाजार है। कम समय के लिए ही इस बाजार से ऋण की प्राप्ति की जा सकती है, कम समय के लिए ही इस बाजार में ऋण दिया जाता है, ऋण लिया जाता है। इसलिए कहते हैं कि मुद्रा बाजार ऐसा बाजार होता है जहां पर क्या होता है, 1 साल या उससे कम अवधि के लिए ऋण लिया और दिया जाता है। ये अल्प अवधि का फंड बाजार है, और इस बाजार में जो भी सिक्योरिटी बेची और खरीदी जाएगी वो कितने समय के लिए खरीदी बेची जाएगी? 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं, 1 वर्ष या उससे कम अवधि के लिए खरीदी और बेची जाएगी। हाँ या ना? समझ गए मुद्रा बाजार किसको कहते हैं? ठीक है, इस हिस्से को छोड़ दो, केवल इसी पे चर्चा करते। अब देखो, जो ये मुद्रा बाजार है, इस मुद्रा बाजार की जब भी हम बात करते हैं, इस मुद्रा बाजार के 2 भाग हैं। मुद्रा बाजार के भी कितने हिस्से हैं? 2 भाग हैं इसके। यहाँ हम भाग की जगह अंग भी लिख सकते हैं। कहीं कहीं अंग लिखा होगा, कहीं कहीं भाग लिखा होगा, एक ही बात है, अंग मैंने लिख लिया। ठीक है, मुद्रा बाजार के 2 भाग हैं। पहला भाग है संगठित मुद्रा बाजार। पहले वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? संगठित मुद्रा बाजार। और दूसरे वाले हिस्से को कहा जाता है असंगठित मुद्रा बाजार। दूसरे वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? असंगठित मुद्रा बाजार। एक को कहते हैं संगठित मुद्रा बाजार और दूसरे को क्या कहा जाता है? असंगठित मुद्रा बाजार। देखना, संगठित मुद्रा बाजार का मतलब होता है कि वह बाजार जिसका प्रत्येक अंग आरबीआई के द्वारा नियंत्रित होता है, आरबीआई के द्वारा ही उसका संचालन होता है, आरबीआई के द्वारा ही उसका नियमन होता है। और इसी संगठित मुद्रा बाजार के माध्यम से आरबीआई बाजार में ऋण की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऋण पर ब्याज की दर कितनी होगी उसका नियंत्रण करता है, और तरलता की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्या कहा मैंने? कि भाई मुद्रा बाजार का जो पहला हिस्सा है इसको क्या कहते हैं? संगठित मुद्रा बाजार। और इसलिए इसको संगठित क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका शीर्ष पर कौन बैठा हुआ है? आरबीआई बैठा हुआ है। इसके शीर्ष पर कौन बैठा हुआ है? आरबीआई। इसलिए इसको कहते हैं संगठित मुद्रा बाजार। इसलिए इसको क्या कहते हैं? संगठित मुद्रा बाजार कहते हैं, क्योंकि इसके टॉप पर कौन है? आरबीआई है। यह आरबीआई के द्वारा ही नियंत्रित होता है, आरबीआई के द्वारा ही संचालित होता है, और आरबीआई के द्वारा ही नियमित होता है। इसलिए कहते हैं कि यह संगठित है, ऑर्गेनाइज्ड है, कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड है। क्या है? ऑर्गेनाइज्ड है, संगठित है, पूर्ण संगठित बाजार होता है, क्योंकि इसके शीर्ष पर आरबीआई है। और इसी बाजार के माध्यम से आरबीआई बाजार में तरलता की मात्रा को नियंत्रित करता है। दिखाई दे रहा है? तरलता की मात्रा को नियंत्रित करता है। लिक्विडिटी की जो मात्रा है बाजार में, तरलता की मात्रा का नियंत्रण, लिक्विडिटी की मात्रा का नियंत्रण आरबीआई इसी बाजार के माध्यम से करता है। तरलता का मतलब क्या हुआ? कि बाजार में कितना फंड रखना है। ज्यादा रखना है तो पैसा डाल देगा, और कम है, सॉरी, अगर ज्यादा है तो बाजार से पैसा निकाल देगा। उसको कहते हैं तरलता।
मार्केट में पैसे की पर्याप्त मात्रा ही क्या है? लिक्विडिटी है। नहीं समझे? मार्केट में पैसे की पर्याप्त मात्रा ही लिक्विडिटी है। और पर्याप्त का मतलब हुआ कि बाजार में इतना पैसा होना चाहिए कि न तो उससे महंगाई बढ़े, इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, और इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि उससे बेरोजगारी उत्पन्न हो जाए। नहीं समझे? देखो, अगर बाजार में पैसा ज़्यादा होगा तो मुद्रास्फीति आएगी, मुद्रास्फीति आएगी तो महंगाई बढ़ेगी। महंगाई कब बढ़ती है? जब पैसा ज़्यादा होता है। और बाजार में अगर पैसा कम है तो निवेश नहीं होगा, और अगर निवेश नहीं होगा तो इसका मतलब रोजगार भी नहीं मिलेगा। हाँ या ना? तो आरबीआई क्या करता है कि भाई बाजार में इतना पैसा भी नहीं रहने देता है कि जिससे महंगाई बढ़ जाए, और बाजार में पैसे की मात्रा इतनी कम भी नहीं होने देता है कि बेरोजगारी उत्पन्न हो जाए। इसलिए वो उस बात को मेंटेन करके चलता है, तो उसको कहते हैं तरलता की पर्याप्त मात्रा। अगर वो एडजस्ट कर रहा है दोनों चीज़ों को तो इसको मतलब कहते हैं तरलता की पर्याप्त मात्रा। समझ गए? तरलता की पर्याप्त मात्रा। नवीन किसकी सोच में बैठा हुआ है? सुन रहा है ना? व्यास जी हैं क्या? ध्यान लगा के सुन, और ध्यान से सुन, आएगा समझ में। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो समझ नहीं आए, पर लेकिन सुनना है। सुनना चाहोगे तो सुनाई देगा, नहीं सुनना चाहोगे तो कितनी भी जोर से चिल्ला दे। पंडित जी हर दिन आते हैं घर में और करते हैं ओम स्वाहा यजामहे ओम स्वाहा, 10 बार वही मंत्र फूंक दिया, लेकिन स्वाहा जब तक पंडित जी ने नहीं बोला तब तक स्वाहा नहीं होगा। हाँ या ना? हाँ या ना? देखा कभी एक श्लोक हमारे 10 बार पूजा हो चुकी होगी, कभी वो श्लोक याद हुआ? जब तक पंडित जी ने स्वाहा नहीं करो जजमान स्वाहा, तब तक स्वाहा होने का तो मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ध्यान ही नहीं रहता है। अजान कभी सुनी? अजान रोज लाउड स्पीकर में बजता है। 3 ही अक्षर बोले जाते हैं अजान में। कोई बता दे जरा कि 3 अक्षर याद हैं उसको? क्योंकि सुनना ही नहीं चाहते हैं। सुनना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए मैंने कहा ना, जिस चीज को सुनना चाहोगे वो चीज याद होती है, और जिसको नहीं सुनना चाहो ना वो याद होती ही नहीं। वरना पंडित जी द्वारा गाया गया बताया गया श्लोक क्या याद नहीं होगा? हाँ या ना? पंडित जी द्वारा बताया गया श्लोक याद होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? होगा ना, लेकिन हमको होता नहीं है। तो लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि बाजार में पैसे की मात्रा, बाजार में पैसे की मात्रा यदि ज़्यादा है तो महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था के लिए वो भी नुकसानदायक है। इसलिए आरबीआई की जिम्मेदारी है कि उस बढ़े हुए पैसे को बाजार से निकालना है। और अगर बाजार में पैसे की मात्रा कम है तो इसका मतलब आरबीआई की जिम्मेदारी क्या है कि वो पैसा डालना है बाजार में, क्योंकि अगर बाजार में पैसे की मात्रा कम है तो बेरोजगारी उत्पन्न होगी। जब पैसा ही नहीं होगा तो लोग मकान कहाँ से बनाएंगे? मकान नहीं बनेगा तो मजदूर की मजदूरी कहाँ से आएगी? तो इसलिए आरबीआई की जिम्मेदारी है कि वो बाजार में क्या करेगा? पैसा डालेगा। तो पैसा बाजार में न तो ज़्यादा हो और बाजार में न ही पैसा कम हो, वो एक पर्याप्त रहे, इतना रहे कि न तो महंगाई बढ़े और इतना रहे कि न तो क्या हो?
बेरोजगारी उत्पन्न हो, उसको कहते हैं तरलता का समायोजन, उसको कहते हैं तरलता का एडजस्टमेंट, उसको कहते हैं पर्याप्त मात्रा में तरलता। और इसका निर्धारण आरबीआई किसके माध्यम से करता है? ये तरलता की मात्रा का नियंत्रण आरबीआई किस बाजार के माध्यम से करता है? संगठित मुद्रा बाजार के माध्यम से करता है। ये सवाल पूछा जाता है यूपीएससी में भी, ठीक है। और जब मुख्य परीक्षा लिखोगे पीसीएस की तो वहां ये सवाल पूछे ही जाते हैं, ठीक है, कि आरबीआई बाजार में तरलता की मात्रा का नियंत्रण किसके माध्यम से करता है? संगठित मुद्रा बाजार के माध्यम से करता है। दूसरी बात, आरबीआई बाजार में ऋण की उपलब्धता किस बाजार के माध्यम से तय करता है? ये भी संगठित मुद्रा बाजार के माध्यम से ही तय करता है। आरबीआई बैंकों को कहता है कि भाई इतना % ऋण इस क्षेत्र को दो, इतना % ऋण इस क्षेत्र को दो, इतना % ऋण इस क्षेत्र को दो, इस व्यक्ति को इतना ऋण दो, इस प्रॉपर्टी पे इतना ऋण दो, इतने % ब्याज पर दो। तो बाजार में ऋण की उपलब्धता आरबीआई किस बाजार के माध्यम से तय करता है? संगठित मुद्रा बाजार के माध्यम से तय करता है। किसके माध्यम से? संगठित मुद्रा बाजार के माध्यम से। और ऋण पर ब्याज की दर क्या होगी? ऋण पर ब्याज की दर, ऋण पर ब्याज की दर क्या होगी? तो ऋण पर ब्याज की दर क्या होगी, इसका नियंत्रण भी आरबीआई किस मार्केट के माध्यम से करता है? इसी संगठित मुद्रा बाजार के माध्यम से करता है। मुद्रा बाजार के कितने भाग हैं? मुद्रा बाजार के कितने भाग हैं? बोलना, मैं नहीं तो पेन फेंक दूंगा यहां से। कितने भाग हैं? 2। एक कौन हो गया? संगठित मुद्रा बाजार, और दूसरा कौन सा हो गया? असंगठित मुद्रा बाजार। संगठित मुद्रा बाजार के शीर्ष पर, इसको संगठित क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके शीर्ष पर आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसी बाजार के माध्यम से बाजार में तरलता की मात्रा, बाजार में ऋण की उपलब्धता और बाजार में ऋण पर ब्याज की दर का नियंत्रण करता है, इसी बाजार के माध्यम से। आई बात समझ में? हाँ या ना? ठीक है। इस बाजार में जो हम कहते हैं कि संगठित मुद्रा बाजार में अगर भाग लेने वालों की बात की जाए कि इस बाजार में भाग कौन लेता है, संगठित मुद्रा बाजार में भाग कौन लेता है, तो संगठित मुद्रा बाजार में भाग लेने वाला एक तो आरबीआई है ही है। कौन इसके हिस्से हैं या कौन इसमें भाग लेता है? एक तो आरबीआई है ही है। दूसरा, इसमें वाणिज्यिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक भी इसमें भाग लेते हैं। और कौन भाग लेता है इसमें? कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक या व्यापारिक बैंक इसमें भाग लेते हैं। और इसके अलावा तीसरा इसमें जो भाग लेने वाला है वो कौन है? कोऑपरेटिव बैंक इसमें भाग लेता है। और कौन इसमें भाग लेते हैं? कोऑपरेटिव बैंक। तो आरबीआई, कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक इसमें भाग लेते हैं। इसके अलावा जैसे एलआईसी इसमें भाग लेती है, जीआईसी इसमें भाग लेती है, म्यूचुअल फंड जितने हैं वो सब इसमें भाग लेते हैं। लेकिन इन सब की जो जिम्मेदारी है, ये जो सारे के सारे लोग भाग ले रहे हैं, ये किसके माध्यम से भाग लेते हैं? ये बैंकों के माध्यम से भाग लेते हैं। किसके माध्यम से भाग लेते हैं? बैंकों के माध्यम से भाग लेते हैं। किसके माध्यम से भाग लेते हैं? बैंकों के माध्यम से। पूछा जाएगा कि संगठित मुद्रा बाजार का हिस्सा हैं, और उसमें लिखा हो गया ए आरबीआई, बी लिखा होगा कमर्शियल बैंक, सी लिखा होगा कोऑपरेटिव बैंक और डी लिखा हो गया उपरोक्त सभी। तो कौन भाग लेते हैं? सारे के सारे। ठीक है। पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा एक बैंकों के माध्यम से मुद्रा बाजार में भाग लेता है? तो भाई एलआईसी, जितने भी क्या होंगी जीवन बीमा से संबंधित, एलआईसी, जीआईसी, इंश्योरेंस कंपनियां इसी के माध्यम से, म्यूचुअल फंड इसी के माध्यम से भाग लेते हैं। किसके माध्यम से? बैंकों के माध्यम से भाग लेते हैं। तो यह है संगठित मुद्रा बाजार। इसको क्या कहते हैं? संगठित मुद्रा बाजार कहते हैं।
समझ आ गया? संगठित मुद्रा बाजार किसको कहते हैं, ये समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं असंगठित मुद्रा बाजार। देखो असंगठित मुद्रा बाजार, असंगठित मुद्रा बाजार इसलिए इसको कहा जाता है कि क्योंकि इस बाजार का आरबीआई से कोई लेना देना नहीं होता है। इसको असंगठित मुद्रा बाजार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आरबीआई से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो जब आरबीआई से लेना देना नहीं होगा तो इसका मतलब ये बाजार ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा, अनऑर्गेनाइज्ड होगा। कैसा होगा? अनऑर्गेनाइज्ड होगा। और इस बाजार में जो लोग काम करते हैं यानी जो भाग लेते हैं उनको कहा जाता है देसी बैंकर्स। इनको क्या कहा जाता है? देसी बैंकर्स कहा जाता है। देसी बैंकर्स जो आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरों में जो ऋण देने वाले लोग, ब्याज पर पैसे देने वाले लोग होते हैं, वो देसी बैंकर्स होते हैं। सुना है नाम देसी बैंकर्स? जो ब्याज पर पैसे देने वाले लोग होते हैं उनको कहा जाता है कि ये क्या है? देसी बैंकर्स हैं। बैंकिंग आयोग का गठन हुआ था 1972 में। पूछा जाता है ये भी कि बैंकिंग आयोग का गठन कब हुआ था? तो बैंकिंग आयोग का गठन हुआ था 1972 में। और इस बैंकिंग आयोग ने इन देसी बैंकर्स को 4 भागों में बांटा था, 4 श्रेणियों में बांटा था। ठीक है ना? कितने भागों में बांटा था? 4 श्रेणियों में बांटा था। इनको पंजाब में कहा जाता है, इन देसी बैंकर्स को पंजाब में क्या कहा जाता है? महाजन कहा जाता है। पंजाब में क्या कहा जाता है? महाजन। इनको दक्षिण में कहा जाएगा, दक्षिण भारत में जाओगे तो दक्षिण भारत में इनको कहा जाता है चेट्टी। दक्षिण भारत में क्या कहा जाता है? इनको चेट्टी। उधर गुजरात हो गया, उधर मराठा की तरफ जाओगे तो इनको कहा जाता है क्या? सेठ। मारवाड़, पूरा मारवाड़ जो क्षेत्र है उस मारवाड़ क्षेत्र में इनको क्या कहा जाता है? सेठ कहा जाता है। और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अगर आप पाओगे तो लोग इनके लिए क्या कहते हैं? साहूकार कहा जाता है। वहां पे इनको क्या कहा जाता है? साहूकार। ग्रामीण क्षेत्र में जाओगे तो लोग अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में जाओगे तो लोग कहते हैं ए सोकार एगे। जिसका देना होगा उसको कहा जाता है सोकार। शुद्ध गढ़वाली भाषा में क्या कहते हैं? सुना कभी किसी के मुंह से कि सोकार? हाँ या ना? नहीं सुना? नवीन सुना? कितने सोकार हैं तुम्हारे? सोकार का मतलब जिसका हमने देना है। साहूकार आ गया मतलब सोकार आ गया, गढ़वाली भाषा में कहता है सोकार। तो इनको क्या है? ये जो देसी बैंकर्स हैं ये आरबीआई के द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं, बल्कि ये क्या होते हैं? अपनी गणित के अनुसार काम करते हैं। और अपनी गणित के अनुसार काम करने का मतलब ये हुआ कि अपने स्तर पर ये क्या करते हैं? ब्याज दर तय करते हैं और फिर क्या करते हैं? लोगों को पैसा देते हैं। जैसे ना जो ये है साहूकार, अब तो मैंने देखा है इसका लाइसेंस भी बना रहता है इनका, और ये कह रहे हैं कि टैक्स भी देते हैं, तो मतलब इंटरेस्ट रेट भी अपने आप, हाँ, अपने स्तर पर निर्धारित होता है। तो टैक्स किस हिसाब से देंगे? टैक्स इनकम पे, इनकम पे, ठीक है ना। तो इनको कहा जाता है, जो देसी बैंकर्स हैं वही असंगठित मुद्रा बाजार हैं। और इनको भारत में कितने वर्गों में बांटा गया है? बैंकिंग आयोग 1972 के द्वारा 4। पंजाब में महाजन, दक्षिण भारत में चेट्टी, मारवाड़ क्षेत्र में इनको सेठ कहा जाता है, और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इनको क्या कहा जाता है? साहूकार। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की इन पर बहुत ज्यादा आश्रितता थी। ग्रामीण क्षेत्र के लोग पहले इन देसी बैंकर्स पर बहुत ज्यादा निर्भर रहते थे। और निर्भरता के पीछे रीजन क्या था? निर्भरता के पीछे रीजन ये था
कि बैंकों तक ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की पहुंच नहीं थी। गांव के आदमी का खाता ही नहीं होता था बैंक में। कई अभी भी होंगे जिनके खाते नहीं हैं। और ऋण देना है तो बैंक उनको ऋण भी नहीं देता था, लोन भी नहीं देता था। तो जब उनको अपने कोई छोटे मोटे काम करना, मान लीजिए कि भाई उनको कोई गांव में किसी आदमी को भैंस खरीदनी है 50-60 हज़ार की, तो वो साहूकार के पास उधार लेने जाता था कि भाई मुझे क्या करनी है, भैंस लेनी है। तो बदले में साहूकार कहता है ठीक है मैं 50,000 दे दूंगा, तो ऐसा कर तो 2 खेत गिरवी रख ले। या गुलोबंद होता था गांव में, तो गुलोबंद गिरवी रख ले। आदमी अपनी 50,000 के लिए अपनी पत्नी के जेवरात क्या कर लेता था, गिरवी रख लेता था। या अपना एक खेत क्या कर लेता था, गिरवी रख लेता था। धीरे धीरे वो ग्रामीण व्यक्ति उस साहूकार की चुंगल में इतना ज्यादा फंसता था कि वो गहने भी वहीं खत्म हो जाते थे, वो खेत भी उसी के नाम पर हो जाता था। या लड़की की शादी करना है ग्रामीण क्षेत्र में किसी को, और बैंक तक उस व्यक्ति की पहुंच नहीं रहती थी, तो वो व्यक्ति लड़की की शादी के लिए या लड़के को पढ़ाने के लिए उधार किससे लेता था, साहूकार से। बदले में क्या देता था साहूकार को, खेत गिरवी रख लेता था, जेवर गिरवी रख लेता था, है ना। ब्याज और मूल की राशि वो समय से चुका नहीं पाता था, तो एक स्थिति ऐसी आ जाती थी वो खेत ही साहूकार हड़प लेता था, वो जेवर ही वो हड़प लेता था। हाँ या ना, हाँ या ना। हाँ। तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की बहुत ज्यादा आश्रितता थी, बहुत ज्यादा निर्भरता थी किसके ऊपर, इन देसी बैंकर्स के ऊपर। तो 1990 में 1990 में क्या हुआ, 1990 में आपने नाम सुना होगा नाबार्ड का, सुना है नाबार्ड, हाँ नाबार्ड, ये बैंक है नाबार्ड। तो नाबार्ड ने 1990 में क्या कहा कि एक इस निर्भरता को समाप्त करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्थापना पर बल दिया, स्वयं सहायता समूहों की स्थापना पर बल दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में 10-10 महिलाओं, 20-20 महिलाओं के क्या कर दिए, छोटे छोटे ग्रुप बनवा दिए। अभी भी चल रहे हैं ये ग्रुप, अभी बहुत ज्यादा प्रगति कर ली है इन ग्रुप। होंगे कई लोगों के घर में इन ग्रुप के सदस्य, जैसे हमारे घर में हमारी माता जी ग्रुप की 2 ग्रुप की सदस्य हैं। हर महीने 1000 रुपये या 2000 रुपये इन ग्रुप में जमा करना होता है। 10 लोगों का ग्रुप है 10,000 हो जाते हैं, या 2000 रुपये वाला ग्रुप है तो 20,000 हो जाते हैं, या जिस ग्रुप में 20 महिलाएं हैं 2-2 हज़ार रुपये हर महीने जमा कर रहे हैं उसकी 40,000 है। अब ग्रुप की किसी महिला को भैंस लेनी है तो ग्रुप से उसको क्या मिल जाता है, 40,000 रुपये एक ही झटके में मिल जाता है। हाँ या ना। या किसी को अपनी बेटी की शादी करनी है, और गांव के लोग उधार तो लेते नहीं है ऐसे ही, अपनी बेटी की शादी करनी है तो 3 महीने के ग्रुप के पैसे वो खुद ही मांग लेते, 1,20,000 मिल गया, उसका काम चल जाता है। हाँ या ना। तो नाबार्ड ने कहा कि भाई अगर इन देसी बैंकर्स पर निर्भरता को खत्म करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्थापना करनी पड़ेगी। और 1990 से भारत में सेल्फ हेल्प ग्रुप का कंसेप्ट चल रहा है, और उसका उद्देश्य यही था कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपनी छोटी मोटी जरूरतों के लिए इन देसी बैंकर्स पर निर्भर ना रहें, बल्कि वो अपनी मिली जुली आवश्यकताओं, छोटी मोटी आवश्यकताओं की पूर्ति खुद ब खुद कर लें। नाबार्ड जानता था ये बात कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की अपनी कुछ निश्चित सीमाएं हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्ति है उसने ये सपना नहीं है उसका कि मैं BMW कार खरीदूंगा, ये सपना नहीं है उसका।
या उसका ये सपना नहीं है कि करणपुर में मुझे जो है कि 1 बीघा में घर बनाना है, ये सपना भी नहीं है उसका। उसका कुछ सपने होते हैं, कॉमन सपने। एक, मुझे अपना घर बनाना है 3 कमरे। दूसरा सपना, उसे मुझे अपनी गौशाला बनानी है। तीसरा सपना, मुझे एक भैंस रखनी है बढ़िया सी। चौथा सपना, मुझे अपने लड़के को पढ़ाना है। 5वां सपना, अपनी लड़की की शादी करनी है। और कोई सपना है ग्रामीण क्षेत्र में? लड़के का भरोसा नहीं है ना, है? भरोसा है लड़के का कि जो उसकी शादी के लिए पिताजी पैसा जमा करते हैं। मेरी शादी के लिए मेरे पिताजी ने कुछ जमा नहीं किया था, है? इसका मतलब तो वही है। तो मेरी बहन की शादी के लिए मेरे पिताजी माताजी ने बचपन में ही गहने बना दिए थे। लड़की की शादी के लिए गहने हैं। लड़की के नाम की एफडी कर ली और एफडी करके कहा इस शादी के टाइम पे उस एफडी से शादी हो गई, गहने पहले से, बात खत्म। चांदी का गले में मोटा सा, उसे क्या कहते हैं? पता नहीं। हाँ या ना भाई, जब मेरी बहन की शादी हुई तो मेरी बहन की शादी में गहने पहले से रखे हुए थे। बहन के नाम की एफडी थी तो वो एफडी शादी के टाइम पे निकाल दी, उससे शादी हो गई। और जब मेरी शादी हुई मेरे पिताजी ने कहा देखो 2,30,000 रुपये तेरी शादी में मेरे पे उधार है। मैंने कर्जा ले रखा। मैंने कहा हैं? मैंने कहा 5 लाख मेरी जेब से लग गए, 2,30,000 तुमने उधार ले रखा और तुम्हारी जेब से भी कुछ लगा कि हाँ कुछ और भी लगा है। तो मैंने कहा मेरे लिए रखा क्या था? कुछ नहीं, भरोसा ही नहीं था, है ना? इसलिए लोग शादी के लिए, लड़की की शादी के लिए ही पैसा जमा रखते हैं, लड़के की शादी के लिए नहीं रखते, है ना? और ये कॉमन सी बात है, जब तुम भी बड़े हो जाओगे, जब तुम्हारी भी बच्ची बड़ी हो जाएगी तो तुम भी कहोगे, जैसे तुम्हारी बेटी का जन्म होगा तो तुम पहले ही से ही अपनी बेटी के बारे में सोचने लग जाओगे। सिस्टम बदल रहा है ना? सिस्टम कितना भी बदल जाए, लेकिन ये जब तक हम भारतीयता से जुड़े हुए हैं, जब तक हम सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तब तक ये सिस्टम हमारे दिमाग में चलता रहेगा। क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियां पिता की जमीन जायदाद में हिस्सा नहीं मांगती हैं। जिस दिन हिस्सा मांगने लग जाए उस दिन पिताजी का तो बढ़िया हो जाएगा। वो कहेंगे कि भाई एक भाई है, एक तू है, और आधा हिस्सा तेरा, आधा इसका। कोर्ट ने आदेश दिया है ना, क्या? बहन का हिस्सा पिताजी की प्रॉपर्टी में है, इसीलिए बहन पिताजी की प्रॉपर्टी में हिस्सा न मांगे, इसलिए उसको क्या दिया जाता है? दहेज दिया जाता है। इसीलिए पिताजी उसकी शादी के लिए पैसा इकट्ठा करता है। बेटों को तो कहा कि तेरे नाम पे ये है, जो मर्जी वो कर ले, है ना? तो गांव के लोगों के, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के कुछ कॉमन लक्ष्य होते हैं। तो नाबार्ड ने कहा कि इन कॉमन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए भी गांव के लोग किस पर निर्भर रहते हैं? देसी बैंकर्स पर निर्भर रहते हैं, हाँ या ना? इसलिए अगर देसी बैंकर से इनको मुक्त करना है तो क्या किया जाए? सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्थापना की जाए, स्वयं सहायता समूहों की स्थापना की जाए। तो भारत में 1990 से क्या चलता है? स्वयं सहायता समूह का कंसेप्ट चल रहा है, ठीक है। अब देखो, हमें पता चल चुका है कि भाई वित्त बाजार किसको कहते हैं, वित्त बाजार के कितने अंग होते हैं, मुद्रा बाजार किसको कहते हैं, मुद्रा बाजार का काम क्या है, और मुद्रा बाजार के कितने भाग हैं। तो ये 2 भाग हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कि इस मुद्रा बाजार में प्रयुक्त होने वाले प्रपत्र कौन से हैं। अगली जो बात आती है वो ये आती है कि मुद्रा बाजार में प्रयुक्त होने वाले प्रपत्र कौन से हैं, प्रयुक्त होने वाले इंस्ट्रूमेंट, होने वाले प्रपत्र कौन से हैं। शायद यूपीएससी में ऐसा इस बार कोई सवाल आया था
प्रपत्र कौन से हैं, कि मुद्रा बाजार में प्रयुक्त होने वाले प्रपत्र कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो मुद्रा बाजार में प्रयुक्त होते हैं। देखो, सबसे पहला प्रपत्र होता है, इसको कहा जाता है कॉल मनी मार्केट। सबसे पहले वाले को क्या कहा जाता है, कॉल मनी मार्केट। सबसे पहला प्रपत्र है कॉल मनी मार्केट, ठीक है ना, या मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूं। सबसे पहला प्रपत्र है, इसको कहा जाता है कॉल मनी मार्केट, कॉल मनी मार्केट। देखना, ध्यान से सुनना। कॉल मनी मार्केट एक ऐसा बाजार है, ऐसा ऋण बाजार है जहां 1 से 14 दिन तक के लिए ऋण लिया और दिया जाता है। 1 से लेकर के 14 दिन तक का ऋण बाजार है। कितने दिन तक का ऋण बाजार है, 14 दिन तक का ऋण बाजार है। मुद्रा बाजार में कितने समय के लिए ऋण लिया और दिया जा सकता है, 1 वर्ष या उससे कम अवधि का ऋण लेना और अगर देना है तो कहाँ लिया और दिया जाएगा, मुद्रा बाजार में दिया जाएगा। 1 वर्ष से कम अवधि का ऋण लिया और दिया कहाँ जाएगा, मुद्रा बाजार में। और 1 वर्ष से अधिक की अवधि का अगर ऋण लेना और देना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, पूंजी बाजार। तो हम ये कह रहे हैं कि जो मुद्रा बाजार है जहां पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए ऋण लिया जाता है, दिया जाता है, उसमें प्रयुक्त होने वाले इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, विलेख कौन कौन से हैं। पहला विलेख कौन सा है, कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट में 1 से 14 दिन तक के लिए ऋण लिया और दिया जाएगा, यानी न्यूनतम 1 दिन के लिए और अधिकतम कितने दिन के लिए, 14 दिन के लिए। कितने दिन के लिए, न्यूनतम 1 दिन, अधिकतम कितने दिन के लिए, 14 दिन के लिए ऋण लिया दिया जाएगा कॉल मनी मार्केट में। कॉल मनी मार्केट की विशेषता यह है, यहां बिना किसी सिक्योरिटी के ऋण लिया और दिया जाएगा, कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए। अगर आपको ऋण चाहिए 14 दिन के लिए तो सिर्फ मुंह उठा करके जाना है कॉल मनी मार्केट में और आपको न्यूनतम 1 दिन के लिए और अधिकतम कितने दिन के लिए ऋण मिल जाएगा, 14 दिन के लिए। ठीक है ना, बिना किसी सिक्योरिटी के मिलेगा। वैसे बैंक बिना सिक्योरिटी के ऋण देता है, नहीं देता है, नहीं तो तुम सब अब तक बैंक के कर्जदार होते। शुभम तो होता ही होता, हाँ या ना। लॉकडाउन में शुभम ने मुझे फ़ोन किया, सर मुझे पैसे चाहिए। मैं खुद ही मांग रहा था उस टाइम लोगों से। वैसे बाकी टाइम पे तो दिए हैं, मैंने उसको दिए हैं ना। लॉकडाउन में मैंने कहा मैं इसको कहाँ से दूँ, मेरे पास खुद ही नहीं है ना। कभी कभी नहीं रहते हैं हम पे भी, ऐसा नहीं कि हम पे हमेशा रहते हैं। हाँ अब रहेंगे हैं, अब मांग ले। तो कॉल मनी मार्केट का मतलब क्या है, ऐसा बाजार है जहां पे 1 से लेकर के 14 दिन तक के लिए ऋण लिया और दिया जाएगा, न्यूनतम 1 दिन के लिए और अधिकतम कितने दिन के लिए, 14 दिन तक के लिए ऋण लिया और दिया जाता है। और इसके लिए कोई सिक्योरिटी चाहिए या नहीं चाहिए, तो सिक्योरिटी नहीं चाहिए, बिना सिक्योरिटी के ही ऋण मिल जाता है। तो अगर ऐसा होता तो सारे के सारे चले जाते यहाँ ऋण लेने के लिए। लेकिन इस बाजार में जो काम भाग लेने वाले हैं उनकी संख्या निश्चित है। 2011 में 2011 में 2011 सन, ये ईयर याद रखना है, कब, 2011 में। तो 2011 में आरबीआई ने ये निर्देश दिया है, 2011 में आरबीआई ने डायरेक्शन दिया है, निर्देश दिया कि इस बाजार में भाग लेने वाले केवल 3 ही लोग होंगे। इस बाजार में भाग कौन ले सकते हैं, केवल 3 लोग। 1, सभी व्यापारिक बैंक भाग ले सकते हैं। कौन ले सकते हैं,
सभी व्यापारिक बैंक, और सिवाय किसको छोड़ करके, सिवाय आरआरबी को छोड़ करके, आरआरबी नहीं लेगा। सभी व्यापारिक बैंक भाग लेंगे लेकिन आरआरबी नहीं लेगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रूरल रीजनल बैंक, ये भाग नहीं लेगा। आरबीआई ने 2011 में कहा और कौन भाग लेगा, कहा सभी कोऑपरेटिव बैंक भाग लेंगे, यानी सभी सहकारी बैंक भाग लेंगे, कोऑपरेटिव बैंक भाग लेंगे, लेकिन सिवाय किसको छोड़ करके, एलडीबी को छोड़कर। एलडीबी नहीं ले सकता, लैंड डेवलपमेंट बैंक, भूमि विकास बैंक नहीं ले सकता है। राकेश समझ आ रहा है? और फिर कहा तीसरा और कौन भाग ले सकता है, तो इसका कहा प्राइमरी डीलर्स भाग ले सकते हैं, और भारत में इस समय लगभग 21 प्राइमरी डीलर्स हैं, तो ये प्राइमरी डीलर्स ही भाग ले सकते हैं। आगे बताऊंगा, चर्चा आएगी इस पर, ठीक है ना। तो पूछा जाएगा कि कॉल मनी मार्केट कितने दिनों के ऋण बाजार है, 1 से लेकर के 14 दिन तक का ऋण बाजार है। क्या इस बाजार में भाग लेने के लिए सिक्योरिटी चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। इस बाजार में भाग कौन ले सकता है, तो 2011 के आरबीआई के निर्देशानुसार केवल ये 3 भाग ले सकते हैं। सभी व्यापारिक बैंक भाग लेंगे लेकिन आरआरबी को छोड़कर, सभी कोऑपरेटिव बैंक भाग लेंगे लेकिन एलडीबी को छोड़ करके, और प्राइमरी डीलर्स भाग ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा, इन तीनों के अलावा एलआईसी भी भाग ले सकती है, जीआईसी भी भाग ले सकती है, इनके अलावा म्यूचुअल फंड भी भाग ले सकते हैं, ये भी भाग ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड भी भाग ले सकते हैं, लेकिन इनके संबंध में डायरेक्शन है, ये केवल बैंकों के माध्यम से ही ले सकते हैं। किसके माध्यम से? बैंकों के माध्यम से भाग ले सकते हैं, और बैंकों के माध्यम से वो भी केवल ऋणदाता हो सकते हैं। केवल क्या हो सकते हैं? ऋणदाता हो सकते हैं। केवल क्या हो सकते हैं? ऋणदाता हो सकते हैं। ऋणदाता सुगम क्या होता है? ऋणदाता, जो ऋण देता है उसको ऋणदाता कहते हैं। एलआईसी क्या कॉल मनी मार्केट से ऋण ग्रहण कर सकती है या नहीं कर सकती है? नवीन, कैसे कर सकती है? लिखा है यहां पे कि केवल ऋणदाता हो सकते हैं। फेंक दे। केवल क्या कर सकती है? ऋणदाता हो सकती है, लिखा है ना। एलआईसी, जीआईसी, म्यूचुअल फंड, बैंकों के माध्यम से केवल क्या हो सकते हैं? ऋणदाता हो सकते हैं। इसका मतलब ऋण ग्राही नहीं हो सकते, ये ऋण ले ही नहीं सकते हैं इस बाजार से, केवल ऋण देने का काम करेंगे। ऋणदाता और ऋणग्राही जो दोनों काम करते हैं उसके लिए केवल ये 3 है। ये ऋणदाता के रूप में काम करेंगे, ऋण देने का काम करेंगे, ले नहीं सकते हैं। और किसके माध्यम से देंगे? बैंकों के माध्यम से ही देंगे। बात समझ आ गई? अब समझ आ गया सबको? हाँ या ना? समझ आ गया ना? तो ये क्या है? कॉल मनी मार्केट में भाग लेने वाले लोग हैं जो इस मार्केट में भाग लेते हैं। अब देखो, इस बाजार में जब ऋण लेने कोई, जब ऋण लेगा, जब ऋण देगा, तो कोई क्यों देगा? जब उसको प्रॉफिट होगा, है ना। और प्रॉफिट का मतलब वो क्या करेगा? ब्याज पर देगा, ब्याज लगाएगा, है ना। क्या लगाएगा? ब्याज। यानी इस बाजार में जब भी ऋण दिया जाता है तो वो किसी निश्चित ब्याज दर पर दिया जाता है, और जिस दर पर ब्याज दिया जा रहा है, जिस दर पर ऋण दिया जा रहा है, जिस दर पर ऋण दिया जाता है, ऋण दिया जाता है, उस दर को कहा जाता है, उस दर को कहा जाता है ओवरनाइट कॉल रेट। इसको क्या कहा जाता है? ओवरनाइट कॉल रेट, ओवरनाइट कॉल रेट, या इसी को हिंदी में कहते हैं एक रात की उधारी दर। पूछा जाएगा कि जिस दर पर कॉल मनी मार्केट में ऋण दिया जाता है उस दर को क्या कहते हैं? उस दर को कहते हैं कॉल, ओवरनाइट कॉल रेट, ओवरनाइट कॉल रेट, एक रात की उधारी दर कहते हैं।
क्योंकि पैसा सिर्फ एक रात के लिए दिया जाता है, उधार एक रात के लिए दिया जाता है, इसलिए ओवरनाइट कॉल रेट कहते हैं। और ये जो ओवरनाइट कॉल रेट होती है इसका निर्धारण कौन करता है और ये कितनी % होती है? तो इसके लिए एक मैकेनिज्म है। इसके लिए मैकेनिज्म ये है कि अगर ऋणदाता और ऋणग्राही आपस में ही ब्याज दर तय कर लें, देने वाला और लेने वाला ऋण पर ब्याज की दर खुद तय कर लें। अगर मैं ऋणदाता हूं, सुगम ऋणग्राही है, सुगम ने कहा सर मुझे 10,000 रुपये चाहिए, मैंने कहा ठीक है 2% पे ले ले। सुगम ने कहा नहीं सर 2% बहुत ज़्यादा है, आप 1.5% ले लो। मैंने कहा ठीक है। तो 10,000 इसको कितने % पे मिल गए? 1.5% पे मिल गए। ब्याज दर किसने तय करी? ऋण लेने वाले और ऋण देने वाले ने आपस में तय करी या नहीं करी? हाँ या ना? इसको कहते हैं अंतर बैंक कॉल दर। इस दर को क्या कहते हैं? इंटर बैंक कॉल रेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अंतर बैंक कॉल दर कहते हैं, अंतर बैंक कॉल दर कहते हैं, कॉल रेट कहते हैं, अंतर बैंक कॉल रेट। सुगम क्या हुआ अंतर बैंक कॉल रेट? ऋण लेने वाले और देने वाला आपस में ब्याज दर तय करे तो उसको कहते हैं इंटरबैंक कॉल रेट। और दूसरी जो दर होती है वो होती है DFHI की दर। और DFHI की दर का मतलब होता है डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। एक अलग से एक क्या है रेगुलेटिंग अथॉरिटी बनाई गई है और उस अथॉरिटी का नाम क्या है? DFHI, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। DFHI की दर, DFHI की दर हमेशा बैंक दर से 1% अधिक होती है। बैंक रेट से हमेशा क्या होगी? 1% अधिक होती है। प्रारंभ में कॉल मनी मार्केट में केवल एक ही रेट था, वो था अंतरबैंक कॉल दर, वो था इंटरबैंक कॉल रेट। केवल यही एक रेट था प्रारंभ में। क्यों? सर इसका गठन नहीं हुआ। क्योंकि ये इसलिए नहीं था क्योंकि ऋणदाता और ऋणग्राही आपस में ही तय कर लेते थे कि भाई बैंक पर ऋण पर ब्याज की दर क्या होगी। लेकिन फिर धीरे धीरे कॉल मनी मार्केट में ब्याज दर में बहुत उग्रता आ गई। उग्रता आने का मतलब हुआ कि लोगों ने दूसरे की मजबूरी का फायदा उठाना शुरू कर दिया। पीएनबी को चाहिए 10,000 करोड़ एक दिन के लिए। पीएनबी चले गया एसबीआई के पास कि मुझे एक रात के लिए 10,000 करोड़ रुपए दो वरना कल मेरी बेइज्जती हो जाएगी। एसबीआई ने कहा ठीक है हम आपको 10,000 करोड़ देते हैं लेकिन ब्याज दर पड़ेगी 10%। हाँ ना? उसकी मजबूरी हो गई, लेना है क्योंकि नहीं तो कल तो बहुत समस्या पैदा हो जाएगी। हाँ ना? उसकी मजबूरी क्या हो गई? लेने की हो गई। उसे कल क्या करना पड़ेगा? लोगों का 10,000 करोड़ लौटाना है, इसलिए उसको देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा 10%। तो कॉल दर में क्या आ रही है? ब्याज दर में क्या आ रही है? बहुत ज्यादा उग्रता आ रही है। आरबीआई ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा। उसने क्या कर दिया? DFHI नाम की एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी का गठन किया और कहा कि अगर आपस में बात नहीं बनती है ऋणदाता और ऋणग्राही के बीच में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? DFHI का ही होगा। और DFHI का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? हमेशा बैंक रेट से 1% क्या होगा? ज्यादा होगा। हाँ या ना? बात समझ आ गई? समझ आ गई ना?
फिर से देख लेते हैं कि कॉल मनी मार्केट क्या होता है। 1 से लेकर के 14 दिन तक का ऋण बाजार होता है। इस बाजार में बिना किसी सिक्योरिटी के ऋण लिया और दिया जाता है। 2011 के आरबीआई के निर्देशों के अनुसार इस बाजार में व्यापारिक बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी डीलर्स भाग लेंगे, लेकिन आरआरबी, एलडीबी भाग नहीं ले सकते हैं। जीआईसी, एलआईसी, म्यूचुअल फंड भी इस बाजार में भाग लेंगे, लेकिन बैंकों के माध्यम से केवल किसके रूप में, ऋणदाता के रूप में भाग लेंगे। और इस बाजार में जिस दर पर ऋण दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, ओवरनाइट कॉल रेट या एक रात की उधारी दर कहते हैं। और एक रात की उधारी दर जो है वो क्या है, 2 टाइप की होती है। एक को कहते हैं इंटर बैंक कॉल रेट, अंतर बैंक कॉल दर, और दूसरे को क्या कहते हैं, DFHI की दर, यानी डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया की दर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और लिखनी, याद रखनी है, अगर उधार 1 दिन के लिए दिया जा रहा है, 1 दिन के लिए, तो इसको कहा जाता है कि ये कॉल मनी है। इसके लिए क्या शब्द यूज किया जाता है, कॉल मनी। और अगर उधार 1 से अधिक दिन के लिए दिया जा रहा है तो इसको कहा जाता है ये कॉल नोटिस है। ठीक है ना। कहीं कहीं लिखा रहेगा कि कॉल नोटिस का अर्थ है 1 दिन के लिए ऋण देना, 1 से अधिक दिन के लिए ऋण देना, है ना। तो क्या आएगा, अगर ऋण 1 से अधिक दिन के लिए दिया जा रहा है तो इसका मतलब वो क्या होगा, कॉल नोटिस। और अगर 1 दिन के लिए दिया जा रहा है तो इसका मतलब उसको क्या कहते हैं, कॉल मनी कहते हैं। ठीक है ना। तो ब्याज दर समझ गए, कॉल मनी, कॉल नोटिस समझ गए, कौन भाग लेता है ये भी समझ गए, और कितने दिन के लिए इस बाजार में ऋण लिया दिया जाता है वो भी समझ गए। अब अगली बात आती है कि इस बाजार में कोई ऋण देने वाला आता क्यों है और कोई ऋण लेने वाला आता क्यों है। ये भी जानना है कि क्यों कोई यहां आता है। देखो देखो, सपोज अज्यूम कर लीजिए, ठीक है ना, अज्यूम कर लीजिए कि मैं पीएनबी हूं, मैं पीएनबी हूं। पहले ऋणदाता क्यों आएगा, यहां पे मैं ऋणदाता लिख रहा हूं कि ऋणदाता क्यों आएगा, क्यों इस बाजार में आएगा। सपोज मैं पीएनबी हूं, एक कंडीशन ये आई कि मेरे पास क्या आया, 10,000 करोड़ रुपया आया, मेरे पास आया 10,000 करोड़ रुपया। ठीक है ना। लेकिन शर्त यह है मैं पीएनबी होना चाहिए। अगर मैं सुनील गुसाई हूं तब तो मैं भाग जाऊंगा सीधे युगांडा, वहां की नागरिकता ले लूंगा। बहुत होते हैं 10,000 करोड़। उत्तराखंड की टोटल वार्षिक बजट का 5वां हिस्सा है ये। हमारा बजट है 57,432 करोड़ का, लगभग उसका 6वां हिस्सा। बहुत है इतना, 10,000 करोड़। युगांडा चलेंगे, है ना, वही किससे शादी कर ली, घर बना लिया, काले काले बच्चे हो गए, वो देखे नहीं कैसे रहते हैं युगांडा वाले। सर जैसे तो आप तो शादी हो रखी है, हाँ न्यायपालिका का वहाँ भी बैठ रहता है। कुछ नहीं होगा, कोई नहीं पूछता। बाहर कौन गया, सुगम, कोई नहीं पूछता है। वहां चले गए, युगांडा नहीं गए तो होंडुरास चले गए। होंडुरास की जीडीपी ही 10,000 करोड़ की होगी। हैं? अपनी सरकार बना लेंगे। भूटान चले जाएं, भूटान का वार्षिक बजट ही कितना है, 12,000 करोड़ रुपए का। 12-14,000 करोड़ रुपए का ही होता है। उनके पास कुछ नहीं, उत्तराखंड से छोटा है, खरीद लेंगे 10,000 करोड़ में।
तो शर्त क्या होनी चाहिए, मैं पीएनबी होना चाहिए। ठीक है, अब देखो कि ऋणदाता क्यों आएगा, तो सपोज मान लीजिए कि मैं क्या हूं, मैं पीएनबी हूं और मेरे पास 10,000 करोड़ रुपए आए, और ये 10,000 करोड़ रुपए आए सिर्फ 15 दिन के लिए। 15 दिन बाद मुझे ये वापस लौटाना है, या 10 दिन बाद मुझे ये वापस लौटाने हैं। 10 दिन बाद क्या करने हैं, ये लौटाने हैं। अब 10 दिन के लिए अगर मेरे पास पैसा आया तो मुझे 10 दिन का ब्याज भी देना पड़ेगा उस आदमी को, हाँ या ना, देना पड़ेगा। और 10,000 करोड़ पर अगर मैं 1% भी ब्याज दूंगा 10 दिन का, तब भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो पीएनबी कहेगा कि यार 10 दिन तक मैं इस पैसे को ऐसी जगह निवेश कर लेता हूं जहां से मुझे पैसा भी 10 दिन में मिल जाए और ऊपर से इनकम भी हो जाए, ब्याज भी मिल जाए। तो 10 दिन के लिए ये इस पैसे को कहां निवेश कर सकता है, कॉल मनी मार्केट में ही, है ना। कहां निवेश कर सकता है, कॉल मनी मार्केट में ही, क्योंकि और जगह नहीं कर सकता है ना। किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट में निवेश नहीं कर सकता है। फ्लैट कब बनेंगे, कब बिकेंगे, कब आएगा पता नहीं। 10,000 करोड़ वाला तो 10 दिन बाद पहुंच जाएगा। तो अगर क्या है, किसी भी ऋणदाता को अल्प अवधि के लिए यदि निवेश करना है तो वो निवेश कहां पर करेगा, कॉल मनी मार्केट में ही करेगा। अल्प अवधि का निवेश करना है तो पहली बात तो पीएनबी इसलिए आएगा। उसके बाद पैसा ही 10 दिन के लिए है, 10 दिन बाद लौटाना है, तो लौटाने के समय मूल और ब्याज दोनों देना पड़ेगा, और मूल और ब्याज दोनों देना पड़ेगा। तो इसका मतलब वो कॉल मनी मार्केट में किसी को ऋण देगा 10 दिन के लिए, मूल भी मिल जाएगा 10 दिन बाद और ब्याज भी मिल जाएगा, वापस उसका भी दे देगा, कुछ खुद का भी बना लेगा, है ना। एक स्थिति ये है। एक स्थिति ये है कि पीएनबी के बाद 10,000 करोड़ तो आए। एक स्थिति यह है कि पीएनबी के पास 10,000 करोड़ रुपया आया, 10,000 करोड़ रुपया आया और आ भी गया है, 4 साल के लिए आया। आया कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। लेकिन पीएनबी अभी असमंजस की स्थिति में है कि निवेश कहां किया जाए। पीएनबी ने देखा कि यार फ्लैट तो बिक ही नहीं रहे हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, कोई फ्लैट खरीदने के लिए तैयार नहीं, कोई मकान खरीदने के लिए तैयार नहीं, जमीन खरीदने के लिए तैयार नहीं। हाउसिंग सोसाइटी का निर्माण करना बेवकूफ़ी भरा काम है, पैसा डूब जाएगा। है ना, दिक्कत है। उसने कहा लॉकडाउन चल रहा है, लोग जो है कि लोन लेने की तैयारी नहीं है। लोन क्यों लेता है आदमी, धंधे को करने के लिए, बिजनेस करने के लिए लोन लेता है ना। लेकिन लॉकडाउन की वजह से तो सारा बिजनेस चौपट है, तो निवेश कहाँ करेगा। कोई ऋण, बैंकों के पास ऋण लेने कोई जा ही नहीं रहा है, तो ऋण कहाँ, किसको देगा पीएनबी, किसी को नहीं दे पाएगा जब लेने वाला ही नहीं है। तो इसका मतलब कि निवेश की स्थिति ठीक नहीं है, वो निवेश को लेकर के असमंजस में है। तो उसने कहा यार कुछ दिन वॉच करता हूं, वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लेकिन कुछ दिन तक के लिए वो पैसा अपने पास रखेगा लॉकर में, नहीं। वो बैंक है, वो हर 1 सेकंड में पैसा बनाता है, आया ना। बिजनेसमैन हर सेकंड का पैसा बनाता है, इसीलिए वो किसी की शादी में नाचने नहीं जाता है। किसी की शादी में नाचने कौन जाएगा, हैं? जिसको बिजनेस, जो बिजनेस नहीं करता है, हाँ। तो पीएनबी ने कहा कि भाई लंबी अवधि के निवेश के लिए अभी स्थितियां ठीक नहीं हैं,
इसलिए मेरे पास जो ये 10,000 करोड़ रुपए है इसको मैं कॉल मनी मार्केट में निवेश कर लेता हूं। 15 दिन में मूल और ब्याज दोनों वापस मिल जाएगा, तब तक स्थिति निवेश की ठीक हो जाएंगी, तो उसके बाद निवेश कर लेंगे। समझ आ गई बात कि कोई भी ऋणदाता कॉल मनी मार्केट में इन दो ही वजह से आता है। पहली कंडीशन, यदि उसके पास अल्प अवधि के लिए फंड हो, और दूसरी कंडीशन, फंड भले दीर्घ अवधि का हो लेकिन निवेश के लिए अनुकूल दशाएं नहीं है, तो वो कहाँ पर निवेश करेगा, कहाँ पर ऋण देने का काम करेगा? कॉल मनी मार्केट में ऋण देने का काम करेगा। अरे हाँ या ना, हाँ या ना, जोर जोर से बोलो यार। ठीक है, ऋणग्राही। दूसरी बात आती है कि भाई ऋणग्राही क्यों आएगा कॉल मनी मार्केट में? जिसको ऋण चाहिए वो क्यों आएगा कॉल मनी मार्केट में? क्यों आएगा? सपोज मान लीजिए कि एसबीआई आया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आया कॉल मनी मार्केट में ऋण लेने के लिए, इसको भी चाहिए 10,000 करोड़ रुपए ही, इसको चाहिए 10,000 करोड़ रुपए। एसबीआई आया कॉल मनी मार्केट में कि मुझे कितना पैसा चाहिए? 10,000 करोड़ रुपए चाहिए। कितना पैसा चाहिए? 10,000 करोड़ रुपए। भाई अगर दीर्घ अवधि का फंड चाहिए तो वो तो आरबीआई के पास चलेगा, लेकिन एसबीआई को ये लगता है कि उसे पैसा सिर्फ 5 दिन के लिए चाहिए। देखो, अगर एसबीआई सोचो, ये अगर इसको 10,000 करोड़ रुपए ये चाहिए, क्यों कि सपोज आज तारीख कितनी है? 14 तारीख है ना, कल कितनी तारीख हो जाएंगी? 15, 11 और 2021। 15/11/2021 को एसबीआई ने लोगों का 10,000 करोड़ रुपया चुकाना है। क्या कहा मैंने? 10,000 करोड़ रुपए चुकाना है। क्यों? हो सकता है कि भाई उसके यहां 10,000 करोड़ की एफडी उसी दिन चुकानी होंगी। उसकी 10,000 करोड़ रुपए की एफडी उसी दिन पूरी हो रही है, और लोग तो आएंगे अपना पैसा लेने के लिए, और एसबीआई के पास पैसा नहीं है। हाँ या ना? अगर लोगों की एफडी हो गई, एक साथ जमा क्या हो गया? जमा देयताओं की स्थिति आ गई, और एसबीआई को पता है कि वो 21 तारीख तक आते आते, अगले सोमवार तक आते, 1 वीक के भीतर वो क्या कर लेगा? 10,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करके वापस दे देगा। यानी उसको फंड की आवश्यकता कितने समय के लिए है? 1 हफ्ते के लिए, है ना? तो 1 हफ्ते के लिए वो ऋण लेने के लिए आरबीआई के पास नहीं जाएगा, बल्कि वो कहाँ आएगा? कॉल मनी मार्केट में आएगा। समझ गए? पहली कंडीशन में कोई ऋणग्राही क्यों आ रहा है कि एक साथ यदि जमा देयता क्या हो गई? बढ़ गई हो, तो तब आएगा। दूसरी कंडीशन, किसी बैंक को यदि अपनी सीआरआर और एसएलआर संबंधी आवश्यकता की तुरंत पूर्ति करनी है, क्या करना है? किसी बैंक को अपनी सीआरआर और एसएलआर संबंधी आवश्यकताओं की तुरंत पूर्ति करनी है। ये मान लीजिए कि किसी भी बैंक के पास जितना टोटल एनडीटीएल है उसका कुछ हिस्सा सीआरआर के रूप में उसे आरबीआई के पास रखना होता है, और किसी बैंक के पास जितना टोटल एनडीटीएल होता है उसका कुछ हिस्सा उसको अपने पास रखना होता है एसएलआर के रूप में। ये रखना ही रखना है। आरबीआई रोज हिसाब मांगता है, देखो भाई तुम्हारी सीआरआर कम होगी, फटाफट इसमें पैसा जमा करो। देखो तुम्हारी एसएलआर जब कम हो गई, इसमें फटाफट पैसा जमा करो। तब तक क्लोजिंग नहीं हो सकती है बैंक की, जब तक सीआरआर और एसएलआर को पूरा नहीं किया। वो हर हाल में हर दिन पूरा करना पड़ता है। तो बैंक क्या करते हैं? उधार ले लेते हैं दूसरे से, यार दे दे जरा, तो ब्याज ले ले लेकिन दे दे।
तो अगर किसी को अपनी CRR और SLR संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करनी है तो वो कहाँ से करेगा, ऋण के लिए कहाँ जाएगा, इस कॉल मनी मार्केट में जाता है। ठीक है ना। तो कोई ऋणदाता 2 वजह से आता है और कोई ऋण ग्राही कितनी वजह से आता है, 2 ही वजह से इस मार्केट में आता है। कितनी वजह से आ रहा है, 2 ही वजह से इस मार्केट में आता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, समझ आ गई बात। अब पूछा जाता है आखिरी सवाल इस कॉल मनी मार्केट से कि भारत में कॉल मनी मार्केट की संख्या कितनी है। कितने कॉल मनी मार्केट हैं भारत में, 5। भारत में कॉल मनी मार्केट की संख्या कितनी है, 5। नंबर 1 कॉल मनी मार्केट है कलकत्ता। नंबर 2 कॉल मनी मार्केट है मुंबई। नंबर 3 कॉल मनी मार्केट है कौन सा, अहमदाबाद। नंबर 4 कॉल मनी मार्केट है कौन सा, चेन्नई। और नंबर 5वां कौन सा है, दिल्ली। भारत में कॉल मनी मार्केट की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 5। कलकत्ता, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई और कौन सा है, दिल्ली। सबसे ज़्यादा कॉल रेट किस बाजार में है, तो सबसे ज़्यादा कॉल रेट है कलकत्ता में और सबसे कम कॉल रेट कहाँ पे है, मुंबई। यहाँ पे सबसे कम है और यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा है। और ये भी पूछा जाता है कि कॉल मनी मार्केट के कितने सीजन होते हैं, तो इसके 2 सीजन हैं। एक को कहा जाता है व्यस्त सीजन, एक को क्या कहा जाता है, व्यस्त सीजन, और एक को कहा जाता है कम व्यस्त सीजन। एक को कहा जाएगा व्यस्त सीजन और दूसरे को क्या कहा जाता है, कम व्यस्त सीजन कहा जाता है। एक है व्यस्त सीजन और दूसरा कौन सा हो गया है, कम व्यस्त सीजन। तो व्यस्त सीजन का मतलब होता है, ये चलता है व्यस्त सीजन कब से कब तक चलता है, ये चलता है नवंबर से लेकर के और कहाँ तक, मार्च तक का सीजन है व्यस्त सीजन, नवंबर से मार्च तक। और ये जो कम व्यस्त सीजन है ये चलता है कहाँ से, अप्रैल से लेकर के और अक्टूबर तक का सीजन क्या है, कम व्यस्त सीजन। जो व्यस्त सीजन होता है उसमें फंड की मांग ज़्यादा रहती है, डिमांड ज़्यादा रहती है, सप्लाई कम होती है। और जो क्या होगा, कम व्यस्त सीजन होता है वहाँ पे डिमांड कम रहती है, फंड की डिमांड कम रहती है, जबकि पूर्ति उसकी तुलना में ज़्यादा रहती है, सप्लाई ज़्यादा रहती है। तो ये है पूरा सारा का सारा जिसको हम क्या कहते हैं, कॉल मनी मार्केट कहते हैं। ठीक है ना। आखिरी बात जो आती है वो ये है कि कॉल मनी मार्केट में अभी तक तो हमने कहा कि भाई सिर्फ क्या कहा कि कॉल मनी मार्केट में प्रयुक्त होने वाले प्रपत्र कौन से हैं। तो कॉल मनी मार्केट में प्रयुक्त होने वाले जो प्रपत्र हैं, कॉल मनी मार्केट में जो प्रयुक्त होने वाले प्रपत्र हैं, पहला प्रपत्र तो हमने कहा है कि मुद्रा बाजार में प्रयुक्त होने वाला जो प्रपत्र है उस प्रपत्र में हमने पहले का जिक्र कर दिया है और पहला जिक्र किसका किया है, कॉल मनी मार्केट का जिक्र किया है। दूसरा जो जिक्र कर लेते हैं इसको कहते हैं ट्रेजरी बिल्स। अगला जो प्रयुक्त होने वाला प्रपत्र है इसको क्या कहा जाता है, ट्रेजरी बिल। देखो ट्रेजरी बिल्स जो भारत में पहली बार निर्गत किए गए थे वो किए गए थे 1917 में। ट्रेजरी बिल्स भारत में निर्गत पहली बार कब किए गए थे, 1917 में पहली बार निर्गत हुए थे। ठीक है ना। ट्रेजरी बिल्स क्या हैं, ट्रेजरी बिल्स भी कॉल मनी मार्केट में प्रयुक्त होने वाला प्रपत्र है, इंस्ट्रूमेंट है। और भारत में ट्रेजरी बिल्स को पहली बार निर्गत कब किया गया था, 1917 में। कब किया गया था, 1917 में। याद रखना कि ये जो ट्रेजरी बिल्स है ये भी अल्प अवधि की प्रतिभूतियां हैं, अल्प अवधि की प्रतिभूतियां हैं। और अल्प अवधि की प्रतिभूतियां इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका जो मैच्योरिटी टाइम है वो कभी भी 1 साल से ज़्यादा नहीं होता है ना। अगर दीर्घ अवधि की प्रतिभूतियां होती तो कहाँ पड़ते उसको, पूंजी बाजार में।
लेकिन हम पढ़ रहे हैं मुद्रा बाजार की प्रतिभूतियां, तो कॉमन सी बात याद रखनी है कि प्रतिभूतियों की एज 1 साल से कम ही होगी। तो ट्रेजरी बिल्स भी अल्प अवधि की प्रतिभूतियां हैं। भारत में 1917 में पहली बार निर्गत की गई थी और इनके माध्यम से ट्रेजरी बिल्स निर्गत क्यों की जाती हैं? इनके माध्यम से सरकार की अल्प अवधि की ऋण संबंधी आवश्यकता की पूर्ति होती है। क्या होती है? सरकार की अल्प अवधि की ऋण संबंधी आवश्यकता की पूर्ति होती है। ऋण संबंधी जरूरत पूरी होती है। ऋण संबंधी जरूरत क्या होगी? पूरी होती है। ऋण संबंधी जरूरत पूरी होती है, ठीक है ना। अगर सरकार को बहुत कम समय के लिए ऋण चाहिए, बहुत कम समय का मतलब हुआ कि 1 साल से कम अवधि के लिए यदि सरकार को ऋण चाहिए तो किसके माध्यम से ऋण लेगा? ट्रेजरी बिल्स के माध्यम से ऋण लेगा। और ट्रेजरी बिल्स का निर्गमन कौन करता है? तो ट्रेजरी बिल्स का निर्गमन आरबीआई द्वारा किया जाता है और पहली बार कब किया गया था? 1917 में किया गया था। हालांकि तब आरबीआई नहीं था, तब सारी जिम्मेदारी सरकार की थी, ये तब सरकार खुद करती थी। लेकिन जब से आरबीआई बनी है तब से ये निर्गमन कौन करता है? आरबीआई करता है, ठीक है ना। तो यदि अगर सरकार की अल्प अवधि संबंधी फंड की आवश्यकता की पूर्ति करनी है, सरकार को थोड़े से समय के लिए ऋण चाहिए, तो किसके माध्यम से लेगा? ट्रेजरी बिल्स के माध्यम से। ट्रेजरी बिल्स निर्गत कौन करता है? आरबीआई। और कब से कर रहा है? 1917 से कर रहा है। और आरबीआई सरकार के लिए 3 प्रकार के ट्रेजरी बिल्स जारी करता है। कितने टाइप के करता है? 3। देखो, सबसे पहले टाइप का जो ट्रेजरी बिल्स होता है इसको कहते हैं ऑन टैप बिल्स। इसका नाम क्या है? ऑन टैप बिल्स। पहले टाइप का है ऑन टैप बिल्स। दूसरे टाइप का होता है, इसको कहा जाता है नीलामी ट्रेजरी बिल्स। दूसरा कौन सा होता है? नीलामी ट्रेजरी बिल्स। और तीसरे टाइप का होता है, इसको कहा जाता है एडहॉक ट्रेजरी बिल्स। तीसरे टाइप वाले को क्या कहते हैं? एडहॉक ट्रेजरी बिल्स कहते हैं। देखो, पहला टाइप है जिसको कहते हैं ऑन टैप बिल्स, दूसरा टाइप है नीलामी ट्रेजरी बिल्स, और तीसरे टाइप को क्या कहते हैं? तीसरे टाइप को कहते हैं एडहॉक ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। तीसरे टाइप को क्या कहते हैं? एडहॉक ट्रेजरी बिल्स। देखो, ऑन टैप बिल्स, ऑन टैप बिल्स 1997 में बंद हो चुका है, 1997 में बंद हो चुका है। और इसकी विशेषता ये थी, इसे आरबीआई से जब चाहे तब खरीद सकते थे। क्या कहा मैंने? इसे आरबीआई से जब चाहे तब खरीदा जा सकता था, लेकिन इसको बंद कर दिया गया है। कब? 1997 में ये बंद हो चुका है, खत्म हो गई बात। दूसरी बात आ जाते हैं नीलामी ट्रेजरी बिल्स। नीलामी ट्रेजरी बिल्स 1992 में शुरू किए गए। कब शुरू किए गए? 1992 में शुरू हुआ था। ये 97 में बंद हुआ, उसके कुछ समय पहले ही इसको 1992 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1992 में। और अगर पूछा जाए कि वर्तमान में कौन से ट्रेजरी बिल्स भारतीय मुद्रा बाजार में सबसे ज्यादा एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, तो सबसे ज्यादा सक्रिय ट्रेजरी बिल्स कौन सा है? नीलामी। पूछा जाता है सबसे ज्यादा सक्रिय ट्रेजरी बिल्स कौन सा है, तो ये सक्रिय ट्रेजरी बिल्स है। और याद रखना है कि ये हमेशा 25,000 के गुणक में ही होते हैं। किसके गुणक में होते हैं? 25,000 के गुणक में ही होते हैं, 25,000 के मल्टीप्लाई में। यानी या तो 25,000 का होगा, या फिर कितने का होगा? 50,000 का होगा, या फिर कितने का होगा? 75,000 का होगा, या 1 लाख का होगा। 25,000 के गुणक में ही होंगे।
और सबसे ज़्यादा सक्रिय यही हैं, और इनके संबंध में याद रखना है ये 91 दिनी और 364 दिनी होते हैं। ये कितने दिनी होते हैं? या तो 91 दिनी होंगे या फिर कितने होते हैं? 364 दिनी होते हैं। समझ आ गए? 91 दिनी या 364 दिनी का मतलब क्या होता है? अभी मैं इसको बताऊंगा, ठीक है ना। बस अभी इतना याद रखो कि या तो ये 91 दिनी होगा या फिर क्या होगा? 364 दिनी होगा। तीसरे टाइप का ट्रेजरी बिल होता है एडहॉक ट्रेजरी बिल। 1955 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1955 में शुरू किया गया। ये तो 1917 से ही शुरू हो रहा था, लेकिन 1997 में बंद। ये 1992 में शुरू था, अभी तक चल रहा है। ये 1955 में शुरू किया गया था, लेकिन अब इसको भी बंद कर दिया गया। अगर वर्तमान स्टेटस इसका देखा जाए तो वर्तमान में क्या हो चुका है? ये भी बंद हो चुका है। वर्तमान में क्या हो चुका है? ये भी बंद हो चुका है। और इसके स्थान पर आरबीआई ने एक नई योजना लागू की है। इसका नाम है अर्थोपाई अग्रिम योजना। इसका नाम क्या है? अर्थोपाई अग्रिम योजना। एडहॉक ट्रेजरी बिल के स्थान पर सरकार ने क्या किया है? अर्थोपाई अग्रिम योजना शुरू की है। हाँ या ना? ठीक है ना। तो एडहॉक ट्रेजरी बिल भी क्या हो चुका? 1955 में शुरू हो चुका है। वर्तमान स्थिति में क्या है? ये बंद हुआ था। तो ये बंद हो गया था 1997-98 से, ये इसको बंद कर दिया गया। और इसके स्थान पर कौन सी योजना शुरू की गई? अर्थोपाई अग्रिम योजना। और अगर हम कहेंगे कि वर्तमान में आरबीआई कितने दिनी ट्रेजरी बिल्स जारी करता है, तो 4 प्रकार के। भाई 91 दिनी पहले से कर रहा है और 364 दिनी पहले से कर रहा है। इसके अलावा 14 दिनी भी कर रहा है और इसके अलावा 180 डेज वाला भी कर रहा है। ठीक है ना। कितने दिनी कर रहा है? 14 दिनी कर रहा है, 180 दिनी कर रहा है, 91 दिनी कर रहा है और 364 दिनी ट्रेजरी बिल। चार टाइप के ये हैं। 14 180 वाला है वो अर्थोपाई में सामान्य ट्रेजरी बिल है, वो इसी के अंतर्गत मापते हैं इसको। हाँ, इसी के अंतर्गत। लेकिन वो आया जब एडहॉक ट्रेजरी बिल्स आया, बंद हुआ, तब उसके बाद आया ये। ठीक है ना। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये ट्रेजरी बिल से काम कैसे करता है। देखो, सरकार को चाहिए 10,000 करोड़ रुपए। सरकार को कितना पैसा चाहिए? 10,000 करोड़ रुपए चाहिए। कितना पैसा चाहिए सरकार को? 10,000 करोड़ रुपए। और कब चाहिए सरकार को ये पैसा? जब सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय के बीच में अंतर थोड़ा सा है। अगर ये देखो, सरकार, इसको भी छोड़ दीजिए, सरकार को जनवरी में पैसे की जरूरत है और सरकार को पता है कि मार्च तक उसके पास पैसा आ जाएगा। मार्च फाइनल तक लोग अपना इनकम टैक्स जमा कर लेते, सब कुछ जमा कर लेते हैं ना। हाँ या ना? कर लेते हैं। तो सरकार को जनवरी में पैसा चाहिए और जनवरी यानी उसको जनवरी में पैसा चाहिए और बीच में कौन सा महीना है? फरवरी, मार्च में उसके पास आ जाएगा। तो उसको कम से कम अधिकतम 3 माह के लिए पैसा चाहिए, यानी 90 डेज के लिए चाहिए। तो पैसे के लिए अब वो 90 दिन के पैसे के लिए किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास। सरकार को यदि फंड चाहिए तो सरकार फंड के लिए किसके पास जाता है? आरबीआई के पास, है ना। आरबीआई 2 तरीके से उसको फंड देता है। एक तरीका तो यह है कि सरकार ये कहेगा कि भाई ऋण ले ले, और दूसरा वो कहेगा कि भाई ट्रेजरी बिल्स के माध्यम से हम तुम्हें ऋण देते हैं। तो सपोज मान लीजिए ट्रेजरी बिल्स के माध्यम से ऋण देना है, और सपोज मान लीजिए छोटा सा उदाहरण चाहिए, उदाहरण ले लेता हूं कि सपोज सरकार को चाहिए 1 लाख रुपया ऋण चाहिए। सिर्फ ऋण कितना चाहिए? 1 लाख रुपये। आरबीआई ने कहा ये लो ऋण दे देते हैं। आरबीआई ने क्या किया?
कि ट्रेजरी बिल्स जारी कर दिए 25,000 के, कितने के? 25,000 के 4 ट्रेजरी बिल जारी कर दिए। ट्रेजरी बिल एक तरीके का बॉन्ड होता है, देखा है LIC बॉन्ड देखा है, एक कागज का टुकड़ा होगा, उस पर लिखा रहता है इतना इतना रुपए का, है ना। वो बॉन्ड तुमने RBI से खरीद लिया, बैंक ने RBI से खरीद लिया। 25,000 उस ये कागज का टुकड़ा है और इस पर लिखा है मूल्य लिखा है 25,000 रुपये। कितना रुपया लिखा है? 25,000 रुपये। इस पर परिपक्वता अवधि लिखी है और परिपक्वता अवधि जो होगी वो कितनी अवधि लिखी है? सपोज मान लीजिए लिखा है 91 डेज। कितनी डेज? 91 डेज, 91 दिन, ठीक है ना। और ये बिल किसके पास है? ये है RBI ने इसको निर्गत किया है। खरीदने के लिए मान लीजिए PNB आ गया, खरीदने के लिए मान लीजिए कि SBI आ गया, और भी म्यूचुअल फंड्स और अन्य भी संस्थाएं क्या आ गई? खरीदने के लिए आ गई। सारी की सारी संस्थाएं इसको खरीदने के लिए RBI के पास गई। RBI ने कहा कि मैं इस बिल को आपको 24,000 रुपये में दे दूंगा, यानी आप 24,000 दे दो और इस बिल को लेकर के जाओ। 2 इसने खरीद लिए, 1 इसने खरीद लिया, 1 इसने खरीद लिया। इसको भी 24,000 में मिला, इसको भी कितने में मिल गया? 24,000 में मिल गया, है ना। तो सरकार को तो RBI के पास कितना आ गया? 24 चौके 96,000 आ गए। उसने वो 96,000 उठा करके किसको दे दिए? सरकार को। अब जैसे ही 91 दिन पूरे हो जाएंगे वैसे ही PNB इस बिल को लेकर के सीधे कहाँ आ जाएगा? RBI के पास। SBI इस बिल को लेकर के कहाँ जाएगा? RBI के पास। ये अन्य संस्थाएं इस बिल को लेकर के कहाँ आ जाएंगे? RBI के पास। कहेंगे पैसा दो, तो बिल दिया RBI को और RBI कितना पैसा वापस देगा? 24,000 या 25,000? 25,000, जितना उस पर लिखा है। जो 1,000 रुपये इन लोगों को, क्योंकि इन्होंने खरीदा 25,000 का 24,000 में था, वो 1,000 रुपये ये समझ लीजिए इनको ब्याज मिला है। समझ आ गया? वो 1,000 क्या मिला है? ब्याज मिला है। तो ट्रेजरी बिल पर ब्याज अलग से नहीं मिलता है, ट्रेजरी बिल पर ब्याज अलग से नहीं मिलता है, बल्कि बिल को कटौती करके बेचा जाता है। कटौती करके कितनी कटौती की गई थी? 1,000 की। और जब आप वापस उस बिल को 91 दिन बाद RBI को देने गए तो RBI ने जितना बिल पर लिखा हुआ मूल्य था वो सारा आपको दिया। तो जो कटौती की गई वो दरअसल क्या है? एक तरीके से ब्याज है। समझिए? तो सरकार की अल्प अवधि की फंड संबंधी आवश्यकता की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? ट्रेजरी बिल्स के माध्यम से होती है। सर जैसे गवर्नमेंट ने RBI से लिया था 1 लाख रुपये, तो RBI भी सरकार को 96,000 के लिए देगी। वो 1 लाख पूरे करके देगी। मैंने एक उदाहरण बताया है, वो 5 भी जारी कर सकती है ना, 6 भी जारी कर सकती है। वो RBI को क्या फायदा होगा? RBI भी सरकार से वो लेगी ब्याज। हाँ, RBI भी लेती है, तो वो ज़्यादा लेगी, वो थोड़ा ज़्यादा लेगी, है ना, वो एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट देखना, अगला होता है व्यापारिक बिल बाजार। मुद्रा बाजार में प्रयुक्त होने वाला जो अगला प्रपत्र है इसको कहते हैं व्यापारिक बिल बाजार। अगला प्रपत्र कौन सा होता है? व्यापारिक बिल बाजार। व्यापारिक बिल बाजार, व्यापारिक बिल बाजार। देखो, व्यापारिक बिल बाजार क्या होता है कि इसका टाइम पीरियड होता है 3 माह। इसका टाइम पीरियड कितना होता है? 3 माह। 3 माह की अवधि के लिए एक और बाजार है जिसको कहा जाता है व्यापारिक बिल बाजार। ये 3 माह की अवधि के लिए ही होता है। कितने माह की अवधि के लिए होता है? 3 माह के लिए। इन व्यापारिक बिलों को, यानी व्यापारिक बिल जितने होते हैं, इनको विनिमय विपत्र भी कहते हैं या विनिमय पत्र भी कहते हैं।
यानी बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय विपत्र या विनिमय विपत्र या विनिमय पत्र भी कहा जाता है। जैसे ट्रेजरी बिल बाजार है वैसे ही विनिमय विपत्र बाजार है, लेकिन इसका टाइम पीरियड कितना है? 3 माह है। यही पूछा जाता है कि भाई कितने माह के लिए? 3 माह के लिए। और इसके अंतर्गत अलग अलग टाइप के विनिमय विपत्र अलग अलग टाइप के होते हैं। तो अलग अलग टाइप के, जैसे मांग विपत्र होता है, मांग विपत्र भी कैसे हैं? जैसे समय विपत्र भी होता है, इसका एक टाइप है समय विपत्र भी होता है। इसका एक टाइप अनुग्रह विपत्र भी होता है। कौन सा विपत्र होता है? अनुग्रह विपत्र भी इसका एक टाइप होता है। टाइप अलग अलग है, मांग विपत्र है, समय विपत्र है, अनुग्रह विपत्र है, विदेशी विपत्र है। और क्या हो सकता है इसका टाइप? विदेशी विपत्र होता है। इसका एक टाइप विदेशी विपत्र के अलावा एक टाइप इसका और भी होता है अंतर्देशीय विपत्र। तो इसका एक टाइप होता है अंतर्देशीय विपत्र भी, इसका एक क्या होता है? टाइप होता है। तो ये इसके क्या हैं? टाइप हैं, ठीक है ना। तो ये सारे, इसके अलावा और जो प्रयुक्त होते हैं उनमें वाणिज्यिक प्रपत्र होते हैं। इनके अलावा व्यापारिक बिलों के अलावा चौथा हम कह सकते हैं वाणिज्यिक विपत्र भी, सीपी कमर्शियल वाणिज्यिक विपत्र भी प्रयुक्त होते हैं कॉल मनी मार्केट में। अंतर बैंक भागीदारी प्रमाण पत्र भी जमा होते हैं। अंतर बैंक भागीदारी प्रमाण पत्र भी क्या होते हैं? इस बाजार में प्रयुक्त होने वाले, यानी संगठित मुद्रा बाजार में प्रयुक्त होने वाले प्रपत्र हैं। जमा पत्र भी इस बाजार में प्रयुक्त होने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। और इसके अलावा हुंडी, तो हुंडी भी क्या है? एक प्रपत्र है, लेकिन हुंडी असंगठित में होती है। ये याद रखना है, पूछा जाता है कि असंगठित मुद्रा बाजार में प्रयुक्त होने वाला प्रपत्र कौन सा है? तो कौन सा है? हुंडी। कौन सा है? हुंडी। और हुंडी भी 2 टाइप की होती है। एक को कहते हैं दर्शनी हुंडी, एक को क्या कहा जाता है? दर्शनी हुंडी। और दूसरी जो हुंडी होती है इसको कहते हैं मुद्दती हुंडी। इसको क्या कहते हैं? मुद्दती हुंडी। तो 2 टाइप इसके भी आपको याद रखने हैं। तो बस ये क्या है? संगठित मुद्रा बाजार में प्रयुक्त होने वाले प्रपत्र है। पहला कौन सा है? कॉल मनी मार्केट। दूसरा कौन है? टी बिल्स या ट्रेजरी बिल्स। टी बिल्स भी कहते हैं इसको, ठीक है ना, ट्रेजरी बिल्स को टी बिल्स। तीसरा कौन सा हो गया? व्यापारिक बिल बाजार। फिर कौन सा हो गया? व्यापारिक बिल बाजार के भी टाइप हैं, मांग विपत्र, समय विपत्र, अनुग्रह विपत्र, विदेशी विपत्र, अंतर्देशीय विपत्र। और चौथा कौन सा हो गया? वाणिज्यिक विपत्र, कमर्शियल पेपर। फिर अंतर बैंक भागीदारी प्रमाण पत्र। फिर कौन सा हो गया? जमा प्रमाण पत्र। फिर कौन सा हो गया? हुंडी। तो ये इन 6 तक, जहाँ 6 तक, ये 6 के 6 संगठित मुद्रा बाजार में प्रयुक्त होते हैं। हुंडी कहाँ पे होता है? इकलौता असंगठित मुद्रा बाजार में प्रयुक्त होने वाला प्रपत्र है। तो असंगठित मुद्रा बाजार यहीं पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। अब हम इसमें जब अगले दिन मिलेंगे तो हम इसमें सीधे पढ़ाएंगे आरबीआई और आरबीआई के काम पूरे। तो एक दिन का पूरा आरबीआई पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसका मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है, कल बना करके या शाम तक, और बाकी आप इसको पढ़ लेना।